मौसम विभाग ने उस रात भारी बारिश की चेतावनी दी थी। इसीलिए जब आर्यन का फोटोग्राफी का सामान लेकर निकलने का प्लान कैंसिल हुआ तो वो खफा होकर अपने नए किराए के फ्लैट की बालकनी में जा खड़ा हुआ। बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई थी, पर हवा में नमी और पुरानी इमारतों की सड़ांध का मिला जुला गंध था। ये फ्लैट उसे एकदम सस्ते में मिला था। तीसरी मंजिल, शहर के पुराने हिस्से में एक ऐसी कोठी जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहाँ 50 साल पहले एक बड़ा परिवार रहता था और फिर एक रात में सब कुछ बदल गया। आर्यन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर के लिए 4 दीवारें और एक छत ही काफी थीं। बालकनी से उसकी नज़र सामने वाली पुरानी खाली पड़ी कोठी पर पड़ी, जिसकी जालीदार खिड़कियां अंधेरे में बंद आंखों की तरह लग रही थीं। तभी एक बिजली चमकी। पलक झपकते ही उस चमक ने सामने वाली कोठी की एक खिड़की को सफेद रोशनी से भर दिया और उस खिड़की पर साफ साफ एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। लंबा, पतला, चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ। आर्यन का सांस अटक गया। उसने आंखें मसली। अगले ही पल अंधेरा वापस छा गया। खिड़की खाली थी। भ्रम था, उसने खुद से कहा। बिजली की चमक ने शायद पुराने पर्दे की छाया को कुछ ऐसा बना दिया। पर दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हुईं। उसने बालकनी से हटकर अंदर आने का फैसला किया। कमरे में लाइट जलाते ही उसकी नज़र उस बड़े पुराने वुडन फ्रेम वाले शीशे पर पड़ी जो लिविंग रूम की दीवार पर टंगा था। शीशे में उसकी अपनी परछाई के पीछे बालकनी का दरवाज़ा दिख रहा था जो वो अभी अभी बंद करके आया था, और उस बंद दरवाजे के शीशे में एक और परछाई दिखी। लंबी, पतली, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सामने वाली कोठी की खिड़की पर देखी थी। आर्यन स्तब्ध रह गया। वो धीरे धीरे शीशे की तरफ मुड़ा। शीशे में वो परछाई भी मुड़ी। उसने हाथ उठाया, परछाई ने भी हाथ उठाया, पर वो गलत था। उसने ध्यान से देखा। अपनी परछाई का हाथ दाएं में था, पर उस दूसरी परछाई का हाथ बाएं में उठा हुआ था, जैसे शीशा प्रतिबिंब नहीं बल्कि किसी और की नकल उतार रहा हो जो उसके साथ साथ चल रहा था। तभी बारिश की पहली बूंदें छत पर टपकने लगीं और उन टप टप की आवाज़ों के बीच एक और आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल स्पष्ट। कमरे के कोने में रखे उस पुराने डिस्कनेक्ट किए हुए लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बज उठी। आर्यन का खून सूख गया। वो फ़ोन तो जुड़ा ही नहीं था। उसने मकान मालकिन से पूछा था। जवाब मिला था, वो फ़ोन लाइन तो सालों पहले कट गई थी बेटा, उसे हटवा भी देना चाहिए। पर वो बज रहा था, एक लगातार पुराने रोटरी फ़ोन जैसी कर्कश घंटी। डर के आगे एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। वो फ़ोन की तरफ बढ़ा। उसकी हर नस चीख रही थी, मत उठाओ, बाहर निकलो, भाग जाओ। पर उसका हाथ आगे बढ़ा। उसने रिसीवर उठाया। लाइन पर सन्नाटा था। सिर्फ एक हल्की सी दूर की सांसों की आवाज़, फिर एक फुसफुसाहट जो सीधे उसके कान में घुस गई। ऐसी आवाज़ जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर बहुत थकी हुई आवाज़ में बोल रहा हो, तुम्हारी तस्वीर लेने आया हूं। आर्यन ने फ़ोन छोड़ दिया जो फर्श पर खनखनाया। पीछे मुड़कर देखा। शीशे में वो दूसरी परछाई अब और करीब आ गई थी, और इस बार सिर्फ परछाई नहीं, शीशे में उसकी अपनी छवि के ठीक पीछे एक धुंधली काले और सफ़ेद रंग की तस्वीर जैसा चेहरा उभर रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंच रही थी बल्कि उन्हें और भी गहरा और भी खाली बना रही थी। बाहर बारिश तेज हो गई और उसी शोर के बीच आर्यन को अपने फ्लैट के मेन दरवाजे की तरफ से चाबी घूमने की आवाज़ सुनाई दी। टिक चिक, टिक चिक। कोई चाबी से ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल हिला, फिर रुक गया, और फिर दरवाजे के नीचे की झिर्री से धीरे धीरे काले रंग का एक गाढ़ा चिपचिपा तरल अंदर आने लगा। बारिश का पानी नहीं, कुछ और, कुछ ऐसा जो दरवाजे के बाहर खड़े किसी के पैरों के नीचे से फैल रहा था। आर्यन ने पीछे देखा। शीशे में वो चेहरा अब पूरी तरह साफ था और उसकी ब्लैक एंड व्हाइट आंखों में एक ही शब्द झिलमिला रहा था, स्माइल। यहां से कहानी की शुरुआत होती है। अब आर्यन के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो दरवाज़ा खोलकर देखे कि बाहर कौन या क्या है, या फिर शीशे में उस चेहरे की आंखों में झांके और पता करे कि वो उसकी तस्वीर क्यों लेना चाहता है। क्या आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? दोपहर की ढलती धूप भी उस बंगले की उदासी को दूर नहीं कर पा रही थी। टैक्सी वाला मुड़कर देखे बिना चला गया था, जैसे इस जगह से एक पल भी ज्यादा रुकना उसे मंजूर नहीं था। तन्वी अपनी 5 साल की बेटी माया का हाथ पकड़े सामने खड़े 2 मंजिला पुराने बंगले को निहार रही थी। पीले पड़े प्लास्टर, जंग लगे खिड़की के ग्रिल
और बगीचे में उगाई जंगली झाड़ियां, सब कुछ एक ही शब्द कह रहा था, सस्ता। मम्मा, यहाँ पर खेलने वाला कोई बच्चा नहीं है? माया ने अपने दूसरे हाथ में थामे खरगोश के पुराने खिलौने को और जोर से पकड़ते हुए पूछा। बाद में मिलेंगे बेटा, तन्वी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अपनी आवाज में एक झूठी हल्कापन भरने की कोशिश करती हुई। चलो अपना नया घर देखते हैं। दरवाजे की चाबी लोहे के गेट की जंजीर को खोलने में 2 मिनट लगा दिए। आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि तन्वी के दांत तक किटकिटा गए। अंदर का हॉल ठंडी स्थिर हवा से भरा था, जिसमें धूल और बंद पड़े कमरों की गंध मिली हुई थी। सामान उतरवाने के लिए कोई मदद नहीं थी। सारा दिन तन्वी अकेले ही बक्से ढोती रही, फर्नीचर को सही जगह खिसकाती रही। माया पहले तो उत्सुक होकर कमरों में दौड़ दौड़ कर देखती, फिर बोर होकर एक कोने में बैठ गई, अपने खिलौने से बातें करने लगी। शाम होते होते तन्वी की कमर टूट रही थी। पिछले 1 साल अपने पति राहुल की अचानक हुई दुर्घटना के बाद से हर दिन एक संघर्ष था। बीमा का पैसा और नौकरी से मिली थोड़ी सी मदद भी महानगर के किराए के आगे बौनी थी। यही बंगला शहर के बाहरी छोर पर उसकी जद्दोजहद का एकमात्र हल था। सस्ता किराया, 2 बेडरूम, बस इतनी ही उम्मीद थी, 4 दीवारें और एक छत। मम्मा, पेट में भूख लगी है, माया ने रोती हुई सी आवाज में कहा। तन्वी ने सांस भरी। ठीक है, बैठ जा, अभी कुछ बनाती हूँ। रसोई घर में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके पसीने से तर पैरों से टकराया। खिड़की खुली थी, शायद पिछले किराएदार भूल गए होंगे, उसने सोचा। पर खिड़की के शीशे पर जमी धूल बताती थी कि वो बहुत देर से खुली नहीं थी। उसने उसे बंद कर दिया। साधारण दाल चावल बनाते हुए भी उसका ध्यान बार बार रसोई के दरवाजे पर जाता था, जो अंधेरे हॉल की ओर खुलता था। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ शाम का सन्नाटा और बाहर पेड़ों की टहनियों के हिलने की मध्यम सी सरसराहट। रात का खाना उसी बॉक्स के ऊपर रखकर खाया गया, जो डाइनिंग टेबल का काम कर रहा था। माया चुपचाप खा रही थी, अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश करते हुए। मम्मा, यहाँ अंधेरा ज्यादा है, उसने अचानक कहा। बल्ब कम है बेटा, कल नए लगवाएंगे। पापा भी नए लगवाते, तन्वी का गला भर आया। वो माया के सिर पर हाथ फेरने लगी। हाँ, पापा सब ठीक कर देते। रात के 9 बज चुके थे। माया को सुलाने के बाद तन्वी अपने बेडरूम में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने वाला प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें ऊंची ऊंची घास हिल रही थी। न जाने कितनी दूर तक कोई और घर नहीं दिख रहा था, सिर्फ सड़क पर लगा एक टूटा फूटा स्ट्रीट लैंप जिसकी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर करने लगी थी। ये सन्नाटा, ये इतना भारी क्यों लग रहा था? पुराने शहर के अपने फ्लैट में भी तो अकेले ही रहती थी, पर वहाँ रात को भी गाड़ियों की आवाज़ आती थी, पड़ोस में टीवी चलता था। यहाँ कुछ नहीं था, सिवाय अपने दिल की धड़कन के। वो बिस्तर पर लेट गई। शरीर थकान से चूर था, पर मन सजग। आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। घर की लकड़ी की बीम कभी कभी टिक टिक की आवाज़ करती, जैसे ठंड से सिकुड़ रही हो। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और फिर अचानक चुप हो गया, जैसे मुंह दबा दिया गया हो। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, कुर्र, बहुत मध्यम, जैसे नर्म कालीन पर पैर घसीटे जा रहे हों। उसकी आंखें खुल गईं। उसने सांस रोक कर सुना। कुछ नहीं, सिर्फ उसका अपना खून कानों में रफ्तार से बह रहा था। तुम थक गई हो तन्वी, सो जाओ। वो करवट लेकर लेट गई, माया के कमरे की दीवार की तरफ मुंह करके। उसका कमरा ठीक बगल में ही था, दरवाजा बंद था। फिर वो आवाज फिर आई, साफ थी, बिल्कुल उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर, लकड़ी के फर्श पर एक कदम, फिर रुकने का एहसास। तन्वी का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें छोटी हो गईं। वो बिस्तर पर जमी रह गई, आंखें दरवाजे पर गड़ाए हुए। अंधेरा इतना गहरा था कि दरवाजे का आकार भी ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसे यकीन था वहां कोई था, दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा होकर सुन रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं। शायद चूहा होगा, या फिर उसकी थकान ने उसे बहका दिया। धीरे धीरे उसके शरीर की जकड़न कम हुई। उसने सांस ली। बस यही सबसे मुश्किल है। पहली रात, सब अजनबी लगता है। अपने आप को समझा बुझाकर वो उठी और पानी पीने के लिए नीचे जाने का सोचने लगी। पर तभी बगल के कमरे से माया की आवाज आई, स्पष्ट, जागते हुए बच्चे की आवाज। काका, वो मेरा खरगोश है। तन्वी की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उसका खून जम सा गया। वो तुरंत बिस्तर से उछली और माया के कमरे के दरवाजे तक पहुंची।
उसने दरवाज़ा खोला। नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो अकेली थी। उसने अपना खरगोश सीने से लगा रखा था और तन्वी की तरफ देख रही थी, नींद से भरी आंखों से। माया, तू किससे बात कर रही थी? तन्वी की आवाज़ कांप रही थी। माया ने उबासी ली। किसी से नहीं मम्मा। अभी अभी तूने काका कहा। कौन काका? माया ने सिर हिलाया, थोड़ा चिढ़कर। कोई काका नहीं है, मैं सो रही थी। वो लेट गई और करवट ले ली। तन्वी कमरे में गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था। अलमारी का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, सब कुछ सामान्य था। उसने माया के माथे को चूमा। वो गर्म था पर सामान्य। सो जा बेटा, कोई बात नहीं, वो फुसफुसाई। वो अपने कमरे में वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। उसे वो कदम की आवाज फिर याद आई, दरवाजे के बाहर। और फिर माया की बात, काका। बच्चे सपने देखते हैं, अक्सर मनगढ़ंत बातें करते हैं, खासकर नई जगह पर। उसने अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश की। यह तर्क ठीक लगा, जरूर ऐसा ही होगा, बिल्कुल। पर फिर भी जब वो दोबारा लेटी तो उसने अपना मुंह दरवाजे से दूर दीवार की तरफ कर लिया। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी और पूरी रात उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसकी खुली पीठ को देख रहा है। नींद टूट टूट कर आई। हर बार आंख खुलने पर वो दरवाजे की तरफ देखे बिना नहीं रह पाती थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो रात की सारी घटनाएं एक धुंधले, अविश्वसनीय बुरे सपने जैसी लगने लगी। पर एक एहसास अब भी उसके मन के किसी कोने में चिपका हुआ था, एक हल्की सी लगातार कसकती हुई बेचैनी, जैसे ये घर, ये सन्नाटा और वो रात की अंधेरी चुप्पी सब मिलकर उससे कुछ कहना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे सुनने के लिए वो अभी तैयार नहीं थी। उसने आंखें मूंद लीं। बस थकान है, बस इतना ही। आज रात सब ठीक होगा। पर अगली रात का इंतजार अब धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदल रहा था। अगली सुबह तन्वी ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। रात की घटनाओं को उसने अपनी थकान और माया के सपनों का नतीजा बताकर दिमाग से निकाल दिया। धूप तेज थी और दिन की रोशनी में वो पुराना बंगला भी उतना डरावना नहीं लग रहा था, बस ज्यादा उदास और जर्जर लग रहा था। उस दिन मकान मालिक श्री ओबेरॉय किराए के कागजात लेने आने वाले थे। दोपहर बाद एक पुरानी मारुति 800 की आवाज गेट के बाहर आकर रुकी। श्री ओबेरॉय 60 साल के आसपास के दुबले पतले आदमी थे, जिनकी आंखें हमेशा थोड़ी चिंतित सी दिखती थीं, जैसे कोई जरूरी काम भूल गए हों। कागजात पर दस्तखत करवाने के बाद वो खड़े हुए, अपनी चाबियों की गड़गड़ाहट करते हुए। उनकी नज़र घर के अंदरूनी हिस्से पर घूम रही थी। एक अजीब तरह की बेचैनी उनके चेहरे पर थी। सब ठीक ठाक तो है मैडम, यहाँ रहने में? उन्होंने अचानक पूछा। हाँ बिल्कुल, बस शुरुआत है, बच्ची को नई जगह ढलने में वक्त लगेगा। हाँ बच्चे, ओबेरॉय ने कहा, जैसे कोई याद दिलाई गई हो। उन्होंने गले को साफ किया। देखिए मैडम, ये घर पुराना है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं। तन्वी ने ध्यान से देखा। कैसी बातें? ऐसा कुछ नहीं, वो जल्दी से बोले, फिर रुके। बस घर के नियम, जैसे पानी की टंकी सुबह भरवा लेना, बिजली का मीटर। उनकी आवाज़ लड़खड़ाई। वो सीधे तन्वी की आंखों में देखने से बच रहे थे। और एक बात, ये बहुत ज़रूरी है। तन्वी की सांस धीमी पड़ गई। बताइए। श्री ओबेरॉय ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर नीचे ज़मीन पर देखते हुए शब्दों को जोर देकर बोले, रात को 11:30 के बाद बाथरूम का शीशा देखने की कोशिश मत करना। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तन्वी समझ नहीं पाई कि उसने सही सुना भी या नहीं। क्या? शीशा? क्यों? बस मत देखना। ओबेरॉय की आवाज में एक तीखापन आ गया जो डर जैसा लग रहा था। ये नियम है, पिछले सभी किराएदारों के लिए था। रात 11:30 के बाद बाथरूम के दरवाजे बंद रखना। अंदर जाना ही हो तो शीशे की तरफ मत देखना, बस इतना याद रखना। तन्वी का दिमाग तेजी से चलने लगा। ये कैसा बेतुका नियम था? उसने हंसने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। श्री ओबेरॉय, ये क्या मजाक है? शीशे में क्या दिक्कत है? मकान मालिक का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने हाथ उठाया, जैसे उससे विनती कर रहे हों। मजाक नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं। बस मान लीजिए कि ये घर की एक कमजोरी है। पुराने घरों में ऐसी चीजें होती हैं। अंधेरे में शीशे कभी कभी ठीक से दिखाई नहीं देते, डर लग सकता है बच्चे को, बस इतना ही। ये स्पष्टीकरण उतना ही बेतुका था जितना नियम। पर ओबेरॉय ने बात आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, और उस बात का ध्यान रखना, 11:32 के बाद। और वो चले गए,
जैसे उस जगह से भाग रहे हों। तन्वी गेट के पास खड़ी रही, उनकी कार के धुएं को देखते हुए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, हालांकि दोपहर का सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था। डर लग सकता है बच्चे को। इन शब्दों ने उसके मन में कसक पैदा कर दी। कल रात माया ने काका के बारे में कहा था। क्या कोई कनेक्शन था? नहीं हो सकता। ये सब उसका दिमाग खराब कर रहा था। वो अंदर लौटी। माया सोफे पर बैठकर कागज पर कुछ बना रही थी। तन्वी ने उसके पास जाकर देखा। क्या बना रही है बेटा? माया ने बिना सिर उठाए कहा, हमारा घर। ड्राइंग में एक बड़ा सा घर था, धूप, फूल और 3 लोग, एक लंबा आदमी, एक औरत और एक छोटी लड़की। तन्वी का दिल भर आया। शायद माया ने उन तीनों को ही बनाया था, पापा, मम्मी और खुद। बहुत सुंदर है बेटा, उसने बाल सहलाते हुए कहा। मम्मा ये देखो, माया ने पलटते हुए पिछला पन्ना दिखाया। तन्वी ने देखा और उसकी सांस अटक गई। उस पन्ने पर बेतरतीब लकीरों के बीच एक आकृति बनी थी। बहुत साधारण बच्चों जैसी ड्राइंग, पर यह आकृति एक इंसान की थी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि कागज के किनारे तक जा रही थी। चेहरा सिर्फ 2 काले डॉट, आंखें और एक टेढ़ी लकीर, मुंह था। और यह आकृति घर के एक खिड़की के अंदर खड़ी थी। ये कौन है? तन्वी ने आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। माया ने सिर हिलाया। पता नहीं, वो हमेशा वहीं रहता है। कहाँ रहता है? उस कमरे में। माया ने उंगली से ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया, जहां एक खाली बेडरूम और बाथरूम था। तन्वी ने ड्राइंग वापस की और चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बच्चे की कल्पना, बस इतना ही। वो नई जगह में खुद को ढाल रही है, कुछ काल्पनिक दोस्त बना लेती हैं, यही तो होता है। पर फिर भी वो ड्राइंग और वो नियम दोनों उसके दिमाग में एक गड्ढे की तरह धंसते जा रहे थे। रात फिर आ गई। तन्वी ने सभी लाइटें जलाकर रखी। उसने बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, हालांकि खुद पर नाराज थी कि वो एक बेतुकी बात मान रही है। माया सो गई थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। 10 बजे, 10:30, 11 बजे। हर बार जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती, उसकी नज़र दरवाजे के नीचे की ओर उस पतली सी झिरी पर जाती जहां से बाथरूम की अंदरूनी रोशनी आ रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आया। ये क्या मूर्खता है? शीशा बस शीशा है। रात 11:20। प्यास लगी। वो उठी और किचन की ओर चल पड़ी। हॉल में बल्ब की रोशनी मध्यम थी। लंबी लंबी परछाइयाँ दीवारों पर पड़ रही थी। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली। फ्रिज की रोशनी उस चमकदार सफ़ेद रोशनी में अकेली दिख रही थी। उसने पानी पिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने गले से पानी उतरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी फटाफट फटाफट आवाज़ स्पष्ट थी, बिल्कुल उसके पीछे हॉल में। जल्दी जल्दी भारी कदमों से दौड़ने की आवाज़, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो। तन्वी का खून जम गया। बोतल हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गई। पानी फैल गया। वो तेजी से मुड़ी। हॉल खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवारें और सीढ़ियों की ओर जाने वाला अंधेरा मुंह। उसका दिल छाती पर धड़क रहा था। उसकी सांसें सीटी की तरह चल रही थीं। वो जगह पर जमी खड़ी रही, कान लगाए हुए। कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। पर वो आवाज, वो इतनी साफ थी, इतनी नजदीक, ठीक उसके पीछे। धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से वो हॉल में आगे बढ़ी। सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरा था, पर उसे कुछ हिलता हुआ नहीं दिखा। माया का कमरा शांत था। तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है, उसने खुद से कहा। ये इस घर का सन्नाटा है। तुम अपने ही कदमों की आवाज़ सुन रही थी जो गूंज रही थी, या शायद बाहर का कोई जानवर। पर उसने जो सुना था वो जानवर के पैरों की आवाज़ नहीं थी, वो इंसान के जूतों की आवाज़ थी। जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वो वापस अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और चाबी से ताला लगा दिया, जो कि उसने आज तक कभी नहीं किया था। वो बिस्तर पर बैठी रही, घड़ी देखते हुए। रात 11:25। 5 मिनट बाद वो नियम लागू हो जाएगा। उसकी नज़र दीवार के पार बाथरूम की दिशा में गई। एक अजीब सी खींचतान महसूस हुई। एक हिस्सा उसे बाथरूम में जाने, शीशे में देखने के लिए कह रहा था, ताकि वो साबित कर सके कि ये सब उसका वहम है। दूसरा हिस्सा एक गहरे आदिम डर से भरा हुआ उसे रोक रहा था। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। 11:30। बिल्कुल उसी पल ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, टन। एक हल्की धातु जैसी आवाज, जैसे किसी पाइप पर हल्का प्रहार किया हो या शीशे पर नाखून से टपटपाया हो। तन्वी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसकी आंखें बंद थीं। वो खुद को समझा रही थी, पाइप की आवाज है, पुराने घरों में ऐसा होता है।
पानी का दबाव, सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। पर जब उसने आंखें खोलीं तो वो खुद को दरवाजे की तरफ देखते हुए पाया, उस पतली सी झिर्री की ओर जहां से अंधेरे हॉल की रोशनी आ रही थी। और उसे लगा जैसे झिर्री के उस पार भी कोई झुका हुआ है और वो भी अंदर देख रहा है। अगले कुछ दिन एक अजीब सी सामान्यता में बीते। दिन के उजाले में तन्वी ने घर को सजाने संवारने में खुद को व्यस्त रखा। उसने नए बल्ब लगवाए, पर्दे टांगे, माया के कमरे में उसके खिलौने सजाए। हर काम उसके लिए एक तर्क था, ये साबित करने के लिए कि ये घर सिर्फ एक घर है, पत्थर और सीमेंट का बना हुआ। पर हर रात जैसे ही सूरज ढलता, उसकी बनाई हुई ये सामान्यता धीरे धीरे पिघलने लगती। उसने एक पैटर्न नोटिस करना शुरू किया था। शाम 7:30 बजे तक सब ठीक रहता। माया के सोने के बाद करीब 10 बजे से ही घर की भावना बदलने लगती। ये कोई अचानक परिवर्तन नहीं था, बल्कि धीमा, बेहद सूक्ष्म था, जैसे पानी में धीरे धीरे स्याही घुल रही हो। हवा जो दिन भर गर्म और स्थिर रहती, वो ठंडी होने लगती, नमी जैसा एहसास होता। और एक खामोशी, वो साधारण खामोशी नहीं, बल्कि एक दबी हुई, सजग चुप्पी, जैसे पूरा घर सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। और फिर रात 11:30 पर इंतजार खत्म होता। पहली बार उसने इस पर तब गौर किया जब वो एक रात 11 बजे के करीब लिविंग रूम में बैठी थी, बिलों का हिसाब कर रही थी। घड़ी की सुई जैसे ही 11:30 पर पहुंची, उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। ठंडी हवा का एक झोंका जो खिड़कियां बंद होने के बावजूद आया, उसके गले और कंधों से टकराया। उसने सिर उठाया। कमरे का तापमान वास्तव में गिर गया था। और फिर आवाज, बहुत दूर से, शायद ऊपर की मंजिल से या दीवारों के भीतर से, एक फुसफुसाहट। शब्द नहीं, बल्कि शब्दों जैसी लय, जैसे कोई बहुत धीमे से, बहुत गुस्से में खुद से बात कर रहा हो। वो उठ खड़ी हुई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कोई है? उसकी आवाज कमरे में खोखली लगी। फुसफुसाहट बंद हो गई। ठंडक कुछ पलों में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। पर उसकी त्वचा पर उसका एहसास अभी भी था। उस रात के बाद ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वो जानबूझकर रात 11:25 पर कुछ न कुछ करने लगी। किताब पढ़ना, कपड़े तह करना, ताकि वो पल देख सके। समय बीतने का इंतजार नहीं, बल्कि उस पल का इंतजार। और हर बार बिना फेल हुए घड़ी के 11:33 होते ही वो बदलाव आता। कभी तेज, कभी हल्का, पर आता जरूर। ये डरावना था, पर एक अजीब तरह का आकर्षण भी था, जैसे एक नशा। उसका डर धीरे धीरे एक जुनून में बदल रहा था। उसे पता करना था, उसे ये साबित करना था कि ये सब उसके दिमाग का खेल है या कुछ और है। एक रात वो दृढ़ निश्चय के साथ बैठी। आज वो नियम के और करीब जाएगी। बाथरूम का दरवाजा अभी भी रात भर बंद रहता था, पर आज वो उसके सामने बैठेगी, बस देखेगी, कुछ नहीं करेगी। 11 बज चुके थे। माया गहरी नींद में थी। तन्वी ने अपना कंबल लिया और हॉल में बाथरूम के दरवाजे के सामने वाली दीवार के सहारे बैठ गई। उसके और दरवाजे के बीच सिर्फ 5 फीट की दूरी थी। दरवाजे के बीचों बीच लगी शीशे की खिड़की, जिसे फ्रॉस्टेड ग्लास से ढका होना चाहिए था, वो साफ थी, पर अंदर अंधेरा होने के कारण उसे काला दिख रहा था। वो सांसों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने लगी। घड़ी की टिक टिक आवाज हॉल में गूंज रही थी। 11:28। उसे ठंड लगनी शुरू हो गई। ये आज जल्दी आ रही थी। उसने कंबल को और कसकर लपेट लिया। उसकी नज़र शीशे के उस काले आयताकार टुकड़े पर टिकी थी। 11:30। ठंडक एक झोंके में बदल गई, जिसने कंबल के भीतर तक उसे जकड़ लिया। फुसफुसाहट शुरू हुई। आज करीब से, बिल्कुल दरवाजे के दूसरी ओर से आ रही थी। शब्द अब भी अस्पष्ट थे, पर उसमें एक तीव्रता थी, एक जल्दबाजी। वो सिकुड़ कर बैठी रही, आंखें शीशे पर गड़ाए हुए। उसका दिमाग चीख रहा था, उठ और भाग जा, अपने कमरे में जा, ताला लगा ले। पर उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। वो जमी हुई थी। तभी शीशे पर कुछ हिला। बाहर से आने वाली हॉल की रोशनी में फ्रॉस्टेड ग्लास पर एक आकृति उभर रही थी। एक छाया, बहुत गहरी, बहुत घनी। ये इंसानी थी, लंबी, पतली, पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, शीशे से चिपका हुआ है, दरवाजे के दूसरी ओर। तन्वी की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। छाया ने हिलना शुरू किया, बहुत धीरे से, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई सिर हिला रहा हो या शीशे के अंदरूनी हिस्से पर धीरे से हाथ फेर रहा हो। फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब वो एक लगातार रेंगती हुई आवाज थी, जिसमें कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक इरादा था, एक भूखा, बेचैन इरादा।
तन्वी ने एक कराह निकाली। आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, पर छाया ने तुरंत हरकत बंद कर दी, जैसे उसने सुन लिया हो। वो पल भर के लिए जमी रही, फिर तेज़ी से पीछे हटी, मानो शीशे से कोई गर्मी या ऊर्जा निकलकर उस तक पहुंच गई हो। छाया ने फिर हिलना शुरू किया, तेज़, अराजक, जैसे उत्तेजित हो गई हो। ये शीशे के बाएं कोने से दाएं कोने तक फैल गई, पूरे शीशे को कालेपन से भरते हुए, और फिर अचानक गायब। ठंड गायब हो गई, फुसफुसाहट बंद हो गई, हवा फिर से स्थिर हो गई। तन्वी वहीं फर्श पर पड़ी रही, छाती तेजी से उठ गिर रही थी। आंखें उस अब खाली काले शीशे पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अभी अभी जो देखा था वो कोई आवाज़ या ठंड हवा नहीं थी जिसे वो अपने दिमाग का खेल बता सकती। वो एक आकृति थी, एक मौजूदगी। उसने खुद को समेटा, उठकर बैठ गई। उसके गले और माथे से पसीना बह रहा था, हालांकि क्षण भर पहले वो कंपकपा रही थी। एक विचार, भयानक और अपरिहार्य, उसके मन में उभरा। नियम सही है, पर उसके साथ ही एक दूसरा जिद्दी विचार आया। मुझे देखना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या है। अब डर के साथ साथ एक ज़बरदस्त जिज्ञासा भी जाग गई थी। वो बाथरूम के अंदर नहीं जा सकती थी, नियम तोड़कर शीशे में नहीं देख सकती थी, अभी नहीं, पर वो तैयारी कर सकती थी, वो जानकारी जुटा सकती थी। अगली सुबह जब माया स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तन्वी ने पूछा, बेटा तूने कल रात कुछ सुना, कोई आवाज़? माया ने जूते का फीता बांधते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं तो गहरी सोती हूँ। तुमने सुना कुछ मम्मा? तन्वी ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस पूछ रही थी। वो माया को स्कूल छोड़ने गई और वापस आकर सीधे बाथरूम के दरवाजे के पास गई। उसने शीशे की खिड़की को ध्यान से देखा। फ्रॉस्टेड ग्लास था, पर कई जगह से साफ हो गया था, शायद सफाई के दौरान घिस जाने से। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, ताला नहीं लगा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाथरूम अंदर से सामान्य लगा, पुराना वॉश बेसिन, शौचालय और सामने की दीवार पर लगा बड़ा शीशा, जो अलमारी के दरवाजे का भी हिस्सा था। शीशा धूल भरा था, उस पर पानी के दाग थे, पर उसकी नज़र सीधे शीशे के बाएं कोने पर गई, जहां कल रात वो छाया सबसे पहले दिखाई दी थी। वहां शीशे की सतह पर एक हल्का सा धुंधलापन था, जैसे कोई गंदगी का निशान या किसी चीज के बार बार टकराने से पड़ा धब्बा। उसने करीब जाकर देखा। ये हाथ के आकार जैसा नहीं था, ये लंबा और अनियमित था। उसने हाथ बढ़ाया उस जगह को छूने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे से 6 इंच दूर रह गईं, उसके बाल खड़े हो गए। एक ठंडी स्थिर हवा का झोंका उसकी कलाई से लिपट गया। उसने तुरंत हाथ खींच लिया। वो पल भर को वहां खड़ी रही, फिर तेजी से बाथरूम से बाहर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी सांस तेज थी। 11:30 के बाद बाथरूम का शीशा देखने की कोशिश मत करना। ओबेरॉय की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। अब वो समझ रही थी, नियम सिर्फ एक चेतावनी नहीं था, ये एक सीमा रेखा थी, और उसे लगने लगा था कि वो जानबूझकर कदम दर कदम उस रेखा की ओर बढ़ रही है। डर उसे रोक रहा था, पर जो चीज़ उसे आगे खींच रही थी वो और भी ताकतवर थी। सच्चाई जानने की, अपनी आंखों से देखने की एक बेकरार, खतरनाक इच्छा। 15 दिन हो गए थे इस घर में आए हुए, 15 रातें, जिनमें से हर एक ने तन्वी की नसों को थोड़ा थोड़ा करके खींचा था। अब वो न सो पाती थी, न ठीक से खा पाती थी। वो किसी चीज़ के इंतज़ार में रहती थी, और वो इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला था। उसने फैसला कर लिया था। पूरा दिन उसने इसी फैसले को पक्का करने में बिताया। वो तर्क देती रही, अगर मैं देख लूं तो पता चल जाएगा कि कुछ नहीं है, सब मेरा वहम है, फिर मैं चैन से सो सकूंगी। ये झूठ इतना पतला था कि उसे खुद ही उस पर यकीन नहीं हो रहा था। छाया उसने देखी थी, आवाज़ें सुनी थी, ये वहम नहीं था, पर एक जिद थी, एक पागलपन की हद तक की जिज्ञासा जो उसे आगे धकेल रही थी। उसने माया को जल्दी सुला दिया, उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो लिविंग रूम में बैठ गई, टीवी चला दिया। पर्दे पर रंग बिरंगे डांस हो रहे थे, पर आवाज़ उसके कानों में नहीं पहुंच रही थी। उसकी पूरी चेतना घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। हर टिक के साथ उसका दिल एक बार धड़कता, फिर सहमा सा रुक जाता। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। ठंड शुरू हो गई, धीरे धीरे, जैसे बर्फ की चादर फर्श पर फैल रही हो। उसने टीवी बंद कर दिया। अचानक हुई खामोशी में फुसफुसाहट साफ सुनाई देने लगी।
आज ये बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे दीवार के पार कोई बैठा बड़बड़ा रहा हो। शब्द अभी भी समझ में नहीं आ रहे थे, पर लहजा गुस्से वाला, जल्दी वाला था। 11:20। वो उठी। उसके पैर सूती कालीन पर लड़खड़ा रहे थे। वो दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा बंद था। उसने हैंडल पर हाथ रखा। धातु बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने सांस भरी और दरवाज़ा खोल दिया। बाथरूम के अंदर घुप अंधेरा था। उसने दीवार पर हाथ टटोलकर स्विच ढूंढा। क्लिक की आवाज़ हुई और पीली रोशनी ने छोटे से कमरे को भर दिया। बल्ब जोर से जल रहा था, जैसे वोल्टेज ज़्यादा हो। रोशनी में सब कुछ तेज़ और छाया रहित दिख रहा था। वॉश बेसिन, टॉयलेट, शॉवर और सामने वाला बड़ा शीशा। शीशे में उसकी परछाई साफ दिख रही थी। पीली कमीज, उलझे बाल, डर से तना चेहरा। वो दरवाजे के पास ही खड़ी रही, शीशे में अपने आप को देखती रही। कुछ नहीं हुआ, बस उसकी अपनी ही छवि और पीछे का बंद दरवाज़ा। देखो, कुछ नहीं है, उसने खुद से कहा। बस शीशा है, तुम पागल हो रही हो। वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और। अब वो शीशे के बिल्कुल सामने थी, उससे सिर्फ 2 फीट की दूरी पर। उसकी सांसें शीशे पर हल्की सी धुंध बना रही थीं। घड़ी में रात 11:30 हुए होंगे। ठंड अचानक तेज हो गई, जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया गया हो। फुसफुसाहट एक स्पष्ट गुनगुनाहट में बदल गई, जो हवा में घुली हुई थी। तन्वी ने शीशे में अपनी आंखों में देखा। वो भयभीत थी, पर साथ ही एक अजीब सी उत्तेजना से भरी हुई। उसने जोखिम उठाया था, वो नियम तोड़ चुकी थी और अब तक कुछ नहीं हुआ था। तभी उसने शीशे में अपने कंधे के ठीक पीछे कुछ हिलते देखा। उसकी नज़र सीधे अपनी परछाई पर थी, तो पीछे की चीज़ें धुंधली थीं, पर यह हलचल साफ थी, जैसे कोई काले रंग का कपड़ा लहराया गया हो। उसका दिल एक जोर से धड़का। उसने धीरे से सिर घुमाने की कोशिश की, पर उसकी गर्दन जवाब नहीं दे रही थी। उसकी नज़रें शीशे में ही चिपकी रह गईं। शीशे में उसकी अपनी छवि के पीछे बंद दरवाजे के पास एक आकृति उभरने लगी। ये कोई स्पष्ट छवि नहीं थी, ये काले धुएं जैसी थी, जो धीरे धीरे सघन हो रही थी। ये इंसानी आकार की थी, लंबी, इतनी लंबी कि उसका सिर शीशे के ऊपरी किनारे को छूता हुआ लग रहा था। बाहों का आकार अस्पष्ट था, जैसे शरीर से चिपकी हुई हों, पर उसके सबसे साफ थे चेहरे के हिस्से, या जो चेहरा होना चाहिए था। वहाँ 2 गहरे काले धब्बे थे, आंखें नहीं, बल्कि ऐसे धब्बे जैसे कागज़ पर स्याही गिर गई हो। और उन 2 धब्बों के बीच नीचे की ओर एक और गहरा निशान, मुंह जैसा, जो पूरी तरह से खुला हुआ था। तन्वी जमी हुई थी, उसकी सांसें रुक गई थीं। वो शीशे में उस आकृति को देख रही थी, और आकृति उसे देख रही थी। ये उसकी नकल नहीं उतार रही थी, वो स्थिर खड़ी थी, जबकि तन्वी हल्का सा कांप रही थी। ये उसके पीछे खड़ी थी, पर शीशे में ये सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। और फिर बहुत धीरे से उस काले धब्बे वाले सिर ने एक तरफ झुकना शुरू किया। एक अजीब से झटके वाली हरकत, जैसे गर्दन की हड्डियां टूटी हों। तन्वी की चीख गले में ही अटक गई। उसने पलटने की कोशिश की, अपने पीछे देखने के लिए, पर उसका शरीर लकड़ी की तरह कड़ा हो चुका था। उसकी नज़रें शीशे में चिपकी रहीं, उन 2 काले खाली गड्ढों में जकड़ी हुई थीं, जो अब उसे घोर रही थीं। आकृति ने एक हाथ उठाया। ये कोई स्पष्ट हाथ नहीं था, बल्कि काले धुएं का एक बेतरतीब सा विस्तार था, जो शीशे में तन्वी के कंधे की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो उसे छूना चाहती हो। इसी बीच फुसफुसाहट एक दबी हुई खुश्क हंसी में बदल गई, जो उसके कान के पास से आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर हंस रहा हो। तन्वी ने आखिरकार अपनी आवाज वापस पाई। एक कर्कश, दबी हुई चीख उसके गले से निकली। उसने अपने आप को जबरदस्ती घुमाया, पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बंद दरवाजा और खाली ठंडी हवा। वो तेजी से शीशे की तरफ देखने लगी। शीशे में अब सिर्फ उसकी अपनी ही छवि थी, पीली और भयभीत। वो काले धब्बे वाली आकृति गायब हो चुकी थी। उसने दरवाजे की तरफ भागने का इरादा किया, पर तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज आई, माया का जोर जोर से रोना। तन्वी का दर्द तुरंत मां की चिंता में बदल गया। वो बाथरूम से बाहर भागी, दरवाजा खुला छोड़कर, और सीढ़ियां 2-2 करके चढ़ती हुई माया के कमरे में पहुंची। माया बिस्तर पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। आंखें फैली हुई थीं, उसका छोटा शरीर जोर से कांप रहा था। उसने तन्वी को देखते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए।
मम्मा मम्मा। तन्वी ने उसे गले से लगा लिया। हाँ बेटा, हाँ मैं हूं यहाँ। क्या हुआ, बुरा सपना आया? माया उसकी गोद में सिमट गई। उसका रोना अब हिचकियों में बदल गया था। काका, काका आया था। तन्वी का खून फिर से जम गया। क्या कहा? वो मेरे पास खड़ा था। माया ने उसकी शर्ट को जोर से पकड़ते हुए कहा। बहुत देर तक मेरे सिरहाने। वो मुझे देख रहा था। वो कैसा दिखता था? तन्वी की आवाज कांप रही थी। माया ने अपना चेहरा तन्वी के कंधे में छिपा लिया। बहुत लंबा और अंधेरा। उसकी आंखें सिर्फ काले काले गड्ढे थे। तन्वी के प्राण सूख गए। उसने शीशे में जो देखा था उसका वर्णन बिल्कुल वैसा ही था। और वो हंस रहा था। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत धीमे से, बस ऐसे। वो हंसी वही थी जो तन्वी ने बाथरूम में सुनी थी। तन्वी ने माया को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कमरे के चारों तरफ घूम गई। अलमारी का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, पर उसे लगा जैसे हवा में अभी भी वो ठंडक बाकी है, जैसे वो आकृति अभी अभी यहां से गुजरी है। उसने माया को चुप कराया, उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले गई। उसने माया को बिस्तर पर सुलाया और खुद उसके पास लेट गई, उसे अपनी बाहों में भरकर। माया थकान और डर से फिर सो गई, पर तन्वी की आंखें खुली रह गईं। वो छत की तरफ देखती रही, उस रात की हर छोटी बड़ी घटना को दोहराती रही। शीशे में वो काले धब्बे वाली आकृति, उसका टेढ़ा सिर, वो हाथ जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, और फिर माया का रोना। अब कोई संदेह नहीं रहा था, कोई तर्क नहीं बचा था। ये घर खाली नहीं था, उनके साथ कोई और था। एक ऐसी चीज जो रात 11:30 पर जाग उठती थी। एक ऐसी चीज जो बच्ची के कमरे में जा सकती थी और शीशे में से बाहर देख सकती थी। उसकी पसलियों के भीतर दहलता हुआ डर अब एक ठोस जमा हुआ आतंक बन चुका था। ये उसका दिमाग नहीं था, ये असली था, और वो जानती थी कि अब वो कभी भी इस घर में अकेले में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। उसने माया को और पास खींच लिया। बच्ची की नर्म सांसें उसकी बाह पर पड़ रही थीं, एकमात्र सामान्य चीज इस असामान्य रात में। उसने आंखें बंद की और उसके सामने वही छवि तैर गई, शीशे में उस काले धब्बे वाला चेहरा उसे देखता हुआ। और उसे एहसास हुआ, जो भी था उसने उसे देख लिया था, और अब शायद वो भी उसे देख सकता था, हर समय। अगली सुबह का सूरज एक झूठी सामान्यता लेकर आया। तन्वी ने माया को स्कूल भेजा। उसके चेहरे पर जोरदार मुस्कान चिपकाए रखी। बस बुरा सपना था बेटा, कुछ नहीं है। माया ने उसे अविश्वास से देखा, पर चुप रही। जब तक स्कूल बस गायब नहीं हुई, तब तक तन्वी वहीं गेट के पास खड़ी रही, आसपास के सुनसान माहौल को निहारती रही। उसकी नज़र पड़ोस के एकमात्र दिखने वाले घर पर पड़ी, जो करीब 100 गज दूर था। एक मंजिला सफ़ेद पुती हुई कोठी, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी पौधों को पानी दे रहा था। श्री ओबेरॉय ने उसका जिक्र किया था, पंडित जी, जो यहाँ सालों से रहते थे। एक निर्णय तन्वी के मन में पक्का हो गया। वो जानकारी चाहती थी, सच्चाई, और वो सच्चाई शायद इसी बूढ़े पड़ोसी के पास दबी हुई थी। वो कुछ मीठे लड्डू एक डिब्बे में रखकर ले गई, औपचारिकता का बहाना। पंडित जी के घर का गेट खुला था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे आते देखा और उसकी आंखों में एक फुर्तीला चौंकपन दिखाई दिया, जो तुरंत छिप गया। नमस्ते चाचा जी, तन्वी ने आवाज लगाई। मैं अगले वाले घर से आई हूं, नहीं किराएदार। पंडित जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ठीक से नहीं बैठी। आइए आइए, सुना है बच्ची भी है ना? हाँ माया। अच्छा। तन्वी ने लड्डू का डिब्बा बढ़ाया। कुछ मीठा, आशीर्वाद दीजिएगा। पंडित जी ने डिब्बा ले लिया और इशारा किया कि वो बरामदे में लगी चारपाई पर बैठ जाए। वो खुद एक मोढ़े पर बैठ गए। थोड़ी देर तक सामान्य बातचीत हुई। कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? पंडित जी की नज़रें बार बार तन्वी के चेहरे पर जाती थीं, जैसे वो कोई लक्षण ढूंढ रहे हों। थकान, डर, पागलपन। तन्वी ने सीधा हमरा बोलने का फैसला किया। चाचा जी, एक बात पूछूं? पंडित जी का हाथ जो चाय का प्याला उठा रहा था थोड़ा रुक गया। पूछिए। वो घर, मेरा वाला, वो कितने समय से खाली था? कई साल, पंडित जी ने जल्दी से कहा। किराएदार आते जाते रहते, ज्यादा दिन नहीं टिकते। क्यों? ये सवाल हवा में लटक गया। पंडित जी ने चाय की चुस्की ली, आंखें नीची कर लीं। शहर दूर है ना, लोगों को सुविधा नहीं भाती। चाचा जी, तन्वी ने अपनी आवाज को नरम लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, मैं अकेली औरत हूं, मेरी एक छोटी बच्ची है, मुझे सच्चाई जानने का हक है। कल रात कुछ हुआ था।
पंडित जी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या क्या हुआ? तन्वी ने सोचा कि कितना बताए। बच्ची डर गई। उसने कहा कि कोई उसके कमरे में था और मैंने भी कुछ आवाज़ें सुनी हैं, ठंड और फुसफुसाहट, रात 11:30 के बाद। पंडित जी का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। उन्होंने प्याला नीचे रख दिया, हाथ जोर से कांप रहे थे। उन्होंने अपने आसपास देखा, जैसे किसी ने सुन लिया हो। तुमने नियम तोड़ दिया, शीशा देख लिया। ये एक बयान था, सवाल नहीं। तन्वी चुप रही, जो स्वीकारोक्ति से कम नहीं था। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं, होठों से कोई मंत्र फुसफुसाया। अरे राम, फिर से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? कृपया मुझे बताइए, मैं डरी हुई हूं। बूढ़े आदमी ने एक लंबी कपकपी भरी सांस ली। उसने जैसे लड़ाई की, कहूं या न कहूं। आखिरकार उसने अपनी आवाज घटाकर लगभग फुसफुसाते हुए कहना शुरू किया। वो घर, उसके पिछले असली मालिक थे श्री आनंद राय। अच्छे आदमी थे। उनका एक बेटा था, विनय। उसने नाम लेते ही एक ठंडी हवा का झोंका बरामदे से गुजरा, जैसे कोई प्रतिक्रिया दे रहा हो। विनय कैसा था? तन्वी ने पूछा। शुरू में तो सामान्य, पढ़ाई में तेज, पर किशोर उम्र में ही उसके सोने में दिक्कत होने लगी। वो कहता था कि रात को कोई उसे दबोच लेता है, चल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। डॉक्टरों ने कहा नींद का पक्षाघात, स्लीप पैरालिसिस। पर विनय, वो कहता था कि ये बीमारी नहीं है। वो कहता था कि ये वो है जो उसके साथ होता है। वो कौन? पंडित जी ने गले को साफ किया। वो कहता था कि घर में हमेशा से कोई था, एक दूसरा आदमी, जो दीवारों के भीतर रहता है, और जब रात 11:30 होते हैं तब वो शीशे में आ जाता है, सामने आ जाता है। तन्वी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये बिल्कुल वही समय था। शुरू में लोगों ने सोचा बच्चा है, डर लगता है। फिर उसने दवाइयां लेनी शुरू की, मानसिक डॉक्टर के पास गया, पर हालत बिगड़ती गई। वो घर में ही कैद होकर रह गया। कहता था कि वो उसकी नकल उतारने लगा है, उसकी आवाज बोलने लगा है। पंडित जी की आवाज और भी धीमी हो गई। वो बाथरूम के शीशे के सामने घंटों खड़ा रहता, उससे बातें करता। उसने अपने माता पिता से कहा, अगर तुम उसकी आंखों में देख लो तो वो तुमसे बात करेगा, पर देखना मत, कभी मत देखना। तन्वी के मुंह से बेहोश सी आवाज निकली। वो खुद को रोक नहीं पाई। और फिर क्या हुआ? पंडित जी ने सिर झुका लिया। एक रात, शायद 7-8 साल पहले की बात है, विनय की मां ने उसे बाथरूम में चीखते सुना। वो भागी। दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ना पड़ा। वो रुक गए। उनकी आंखें नम हो आई थीं। और फिर विनय वहीं शीशे के सामने फर्श पर पड़ा था। जिंदा था, पर उसकी आंखें खुली हुई थीं, पूरी तरह से सफेद, जैसे देख ही नहीं रहा हो। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो हमेशा के लिए कहीं और चला गया था। 2 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट बताया, पर यहां हर कोई जानता है वो बाथरूम में ही मर गया था, उस रात, उस शीशे के सामने। सन्नाटा छा गया। तन्वी अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके कानों में खून की धड़कन गूंज रही थी। विनय की कहानी उसकी अपनी अनुभूतियों से इतनी मिलती जुलती थी कि डरावनी थी। और फिर उसके बाद उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आनंद राय और उनकी पत्नी यहां नहीं रह सके। उन्होंने घर बेच दिया। ओबेरॉय ने खरीद लिया, किराए पर दे दिया। पहले किराएदार एक परिवार था, 3 महीने में चले गए। बच्चा बीमार रहने लगा। औरत ने कहा कि उसे रात को कोई छूता है। फिर एक अकेला आदमी आया। वो 2 हफ्ते रहा, कहा कि वो घर बातें करता है। और फिर तुम आ गई। तन्वी ने आंखें बंद कर ली। उसका सिर चकरा रहा था। तो ये पहले भी हुआ है, ये सिर्फ मैं नहीं हूं। ये सोचकर एक अजीब सी राहत मिली। वो पागल नहीं हुई थी, पर साथ ही ये जानकर एक और भयानक डर पैदा हो गया। ये सच था, पूरी तरह से, भयानक रूप से सच। पर ये क्या है चाचा जी? भूत, प्रेत? पंडित जी ने हाथ उठाया, जैसे उस शब्द को हवा में ही रोक दिया। पता नहीं, विनय कहता था कि ये कोई दूसरा आदमी है, कोई ऐसा जो शीशे में रहता है और जो किसी को ढूंढ रहा है, शायद खुद को देखने वाले को। और अगर कोई देख ले? पंडित जी ने सीधे तन्वी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गहरा दुख और चेतावनी थी। तो वो उसे पा लेता है, जैसे उसने विनय को पा लिया।
तन्वी उठ खड़ी हुई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। मुझे जाना चाहिए, माया अकेली है। रुको, पंडित जी ने कहा। एक बात और, विनय की एक डायरी थी, वो हमेशा लिखता रहता था। शायद ओबेरॉय के पास हो या शायद उस घर में ही कहीं छुपी हो। उसने लिखा था कि उसने तरीका खोज लिया है शीशे वाले को बुलाने का। क्यों कोई ऐसा करेगा? पंडित जी ने सिर हिलाया। पता नहीं, शायद उसने सोचा कि वो उस पर काबू पा सकता है, या शायद वो चीज उसे मना ही ले गई थी। तन्वी बिना कुछ कहे वहां से चल दी। उसका दिमाग एक भंवर था। विनय की कहानी ने सब कुछ बदल दिया था। ये उसकी कल्पना नहीं थी, ये एक इतिहास था, एक बीमारी थी जो इस घर को लगी हुई थी। वो अपने घर लौटी। दरवाज़ा खोलते ही वही ठंडी स्थिर हवा उसे मिली। अब दिन के उजाले में भी वो इसे महसूस कर सकती थी। ये घर सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं था, ये एक कब्र थी, विनय की कब्र, और शायद और भी लोगों की। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। एक मानसिक रूप से बीमार लड़के की कहानी है। उसके डर ने इस जगह को संक्रमित कर दिया। उसकी ऊर्जा यहाँ फंसी हुई है, बस इतना ही, कोई दूसरा आदमी नहीं है। पर तब उसने माया की बात याद की। बच्ची ने भी उसे देखा था। क्या माया भी मानसिक रूप से बीमार थी? और वो खुद, क्या दोनों ही पागल हो गए थे? नहीं, ये बहुत ज्यादा संयोग था। उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थीं। विनय का कमरा शायद वहीं ऊपर था, और अगर डायरी कहीं थी तो शायद अभी भी यहीं कहीं दीवारों के बीच फर्नीचर के पीछे छिपी हुई थी। एक नया डर, पर एक नया लक्ष्य भी। उसे उस डायरी को ढूंढना था। शायद उसमें जवाब होंगे, शायद उसमें इससे बचने का कोई रास्ता लिखा होगा। पर तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी, स्कूल की तरफ से। टीचर ने बताया कि माया बुखार से कांप रही है और उसने बार बार काले काका के बारे में बड़बड़ाया है। तन्वी की दुनिया एक बार फिर धुंधला गई। अब यह सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये उसकी बेटी को भी निशाना बना रहा था। और विनय की कहानी ने एक भयानक संभावना उजागर कर दी थी। ये सब कैसे खत्म हो सकता है? वो स्कूल जाने के लिए दौड़ी, पर उसका दिल इस घर में ही धड़क रहा था। एक ही सवाल बार बार उभर रहा था। अगर विनय की मौत एक दुर्घटना नहीं थी तो फिर क्या थी? और अगर वो चीज किसी को पा सकती है तो क्या वो अब तन्वी को भी पाने की कोशिश कर रही थी? माया को बुखार था। डॉक्टर ने कहा साधारण वायरल है, पर तन्वी जानती थी कि यह साधारण कुछ भी नहीं था। बच्ची की आंखें बुखार से चमक रही थीं और वो बार बार बेहोशी की हालत में फुसफुसाती, वो यहाँ है मम्मा, कमरे के कोने में खड़ा है। तन्वी ने उसे अपने कमरे में अपने पास सुला लिया। रातें अब एक खुली यातना बन गई थीं। वो सो नहीं पाती थी। हर आवाज पर उसकी नसें कांप उठती। घड़ी की टिक टिक अब एक काउंटडाउन जैसी लगती, जो 11:30 की ओर बढ़ रही हो। और जब वो पल आता तो घर जीवित हो उठता। एक रात माया के बुखार से कराहने की आवाज के बीच तन्वी ने एक और आवाज सुनी, अपने पैरों की आवाज। वो बिस्तर पर लेटी थी, पर लिविंग रूम से साफ साफ पैरों के घिसटने की आवाज आ रही थी। फिस फिस फिस, ठीक उसकी अपनी चाल की रफ्तार से। वो उठ बैठी। आवाज रुक गई, पर जैसे ही वो दोबारा लेटी वो फिर शुरू हो गई। इस बार और करीब, हॉल में, जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे तक आ गया हो और वहीं रुक गया हो। उसने सांस रोककर सुना, माया की सांसें, घड़ी की टिक टिक, और फिर दरवाजे के ठीक बाहर एक लंबी खिंची हुई सांस की आवाज, जैसे कोई उसकी ही तरह सांस ले रहा हो, पर उसमें एक खरोच, एक गड़गड़ाहट थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिमाग है। पर आवाज बंद नहीं हुई, ये और तेज हो गई, एक धीमी चिढ़ाऊ हंसी में बदल गई, जो दरवाजे की नीचे की झिर्री से अंदर सरक रही थी। सुबह तन्वी ने फैसला किया कि वो मदद मांगेगी। उसने अपनी बहन सीमा को फोन किया, जो दूसरे शहर में रहती थी। सीमा, मुझे एक दिक्कत है, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। क्या हुआ तनु? आवाज ठीक नहीं लग रही। ये घर, तन्वी ने शुरू किया और फिर रुक गई। कैसे बताए? माया बीमार है और मैं बहुत थक गई हूं। कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? तभी फोन में एक दूसरी आवाज आई, साफ और बिल्कुल तन्वी जैसी। थक गई हूं, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये प्रतिध्वनि नहीं थी, ये उसके वाक्य को दोहरा रही थी, पर एक सेकंड बाद उसी की आवाज में, पर उसमें एक अजीब सी लहर, एक दर्द भरी ऊंचाई थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बिगड़ रहा हो। तन्वी का मुंह सूख गया। सुनो सीमा, तुमने वो सुना? क्या तुम्हारी आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया? तुम ठीक तो हो? लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मतलब हाँ। तन्वी की नजर चारों तरफ घूम गई। कमरा खाली था,
पर उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पीछे खड़ा है, उसकी बातचीत सुन रहा है। सीमा, मैं बाद में बात करती हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अभी अभी जो सुना वो उसके दिमाग का फितूर नहीं था। सीमा ने भी सुना होता। ये कुछ और था। कोई उसकी नकल उतार रहा था, उसकी आवाज़ चुरा रहा था। और फिर माया में बदलाव शुरू हुआ। कौन है वो बेटा? क्या वो खुद को विनय कहता है? माया ने सिर हिलाया, फिर ना में हिलाया। पहले वो विनय था, अब वो सिर्फ वो है। और वो तुमसे नाराज हैं क्योंकि तुमने उसे देख लिया पर उसके पास नहीं आई। एक सिहरन तन्वी की रीढ़ तक दौड़ गई। नियम सिर्फ शीशा न देखने के बारे में नहीं था, ये एक प्रस्ताव था, एक चुनौती। देखो और फिर आगे बढ़ो। और उसने देखा था पर पीछे हट गई थी। अब वो चीज नाराज थी और शायद अब वो माया के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उस रात तन्वी ने माया को अपने पास सुलाया और हैमर को अपने तकिए के नीचे छिपा दिया। उसकी आंखें बाथरूम के दरवाजे पर टिकी रहीं। उसे पता था कि यह सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा। वो आवाजें, नकल, माया में हो रहा बदलाव, ये सब एक दिशा में इशारा कर रहा था। वो आकृति शीशे से बाहर आना चाहती थी और अब उसने एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। एक छोटी, नाजुक, आसानी से भरमाई जा सकने वाली आत्मा, माया की। तन्वी ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में पहली बार एक विचार कौंधा जो उतना ही डरावना था जितनी वो आकृति। क्या ये घर छोड़कर भाग जाना काफी होगा, या जो भी चीज उन्हें अपना शिकार बना चुकी थी वो उनका पीछा करेगी, जैसे उसने विनय का पीछा किया था अंत तक? वो जानती थी कि उसे डायरी ढूंढनी होगी। अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये जीवन मरण का सवाल था। विनय ने कोई तरीका लिखा था, शायद उसमें इससे बचने का उपाय भी होगा, या शायद उसने जो कुछ शुरू किया था उसे खत्म करने का तरीका। डायरी। उसका ख्याल अब तन्वी के दिमाग में एक जुनून की तरह बस गया था। वो हर खाली पल, हर कोने को टटोलती। ऊपर की मंजिल, जो अब तक सिर्फ एक डरावनी पृष्ठभूमि थी, अब एक खजाने की खान लगती थी, एक भयानक खजाने की। उसने माया को अपनी बहन के पास भेजने का विचार किया। तुम सीमा मासी के घर कुछ दिन रहोगी, मजा आएगा, उसने उत्साह दिखाते हुए कहा। माया ने उसे गहरी, समझदार नजरों से देखा, जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी लग रही थी। तुम यहां अकेली रहोगी, तुम्हारे साथ वो होगा। तन्वी का दिल डूब गया। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, मैं बस घर की सफाई करूंगी। वो तुम्हें ढूंढ रहा है मम्मा, माया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विनय काका की तरह। उसने माया को भेज दिया। घर अब पहले से भी ज्यादा सूना, भारी और सजग लग रहा था। हर आवाज उसे चौंका देती, पर अब एक उद्देश्य था। अकेलेपन में एक ताकत थी। उसने ऊपर की मंजिल पर कदम रखा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक ऊपर वाली सीढ़ी पर चल रहा है, उसके कदमों की प्रतिध्वनि बना रहा है। उसने रुककर सुना, सन्नाटा, पर वो प्रतिध्वनि का एहसास बना रहा। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था जिसके दोनों तरफ कमरे। एक कमरे का दरवाजा खुला था, शायद वही बाथरूम जहां से आवाजें आती थीं। उसने उधर देखा भी नहीं। वो सबसे आखिरी कमरे की ओर बढ़ी, जो शायद विनय का रहा होगा। दरवाजा अटका हुआ था। उसने जोर लगाया और वो एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। कमरे में धूल के सिवा कुछ नहीं था। कोई फर्नीचर नहीं, कोई पर्दे नहीं, सिर्फ खाली दीवारें और खिड़की से आती हुई धुंधली रोशनी। निराशा ने उसे जकड़ लिया। शायद डायरी को बरसों पहले ही फेंक दिया गया था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। लकड़ी के फर्श के कुछ तख्ते दूसरों के मुकाबले हल्के रंग के थे, जैसे हाल में बदले गए हों। उसने उन तख्तों के किनारों को नाखून से टटोला। एक तख्ता हिला। उसने हैमर की नोक, जो वो अपने साथ लाई थी, उसे उखाड़ने की कोशिश की। तख्ता उखड़ गया। नीचे एक खाली जगह थी और उसमें धूल से ढका हुआ एक मोटा काले कवर वाली नोटबुक पड़ा था। तन्वी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने डायरी निकाली और धूल झाड़ी। कवर पर कुछ नहीं लिखा था। उसे खोलते ही एक बासी, सड़े हुए कागज और दवा की गंध आई। पहले पन्ने पर एक बचकानी लिखावट में लिखा था, विनय का राज कोई नहीं पढ़ेगा। उसने पलटना शुरू किया। शुरुआती पन्ने एक साधारण, उदास लड़के के थे। स्कूल की शिकायतें, माता पिता की उपेक्षा, अकेलापन। फिर धीरे धीरे टोन बदलने लगा। आज फिर वो हुआ। रात में जागा, हिल नहीं सका, छाती पर बैठा था। वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, पर उसकी आंखें काली थीं। वो मुस्कुरा रहा था। मैंने मम्मी पापा को बताया। वे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहता है स्लीप पैरालिसिस। मूर्ख,
ये कोई बीमारी नहीं है, ये वो है, घर वाला। फिर प्रविष्टियां और अंधेरी होती गईं। उसने मुझसे बात की, आज पहली बार शीशे में, रात 11:30 बजे। वो कहता है कि वो अकेला है। मैंने पूछा, तो कौन है? वो कहता है, मैं वो हूं जो तुम हो सकते थे, मैं वो हूं जो अंदर है। वो मेरी नकल उतारने लगा है, मेरी आवाज, मेरी चाल। कभी कभी मैं खुद को शीशे में देखता हूं और पता नहीं चलता कि मैं हूं या वो। तन्वी ने पलटना जारी रखा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ये सब कुछ बिल्कुल उसके साथ हो रहा था। नकल, आवाज, शीशा। मैंने एक तरीका खोज लिया है। वो ज्यादातर समय शीशे के पार रहता है, पर 11:30 बजे वो दरवाजे के सबसे करीब आ जाता है। अगर तुम साहस करो, अगर तुम शीशे में सीधे उसकी आंखों में देखो जो 2 काले धब्बे हैं, तो वो तुमसे बात करेगा, असली बात। वो तुम्हें बताएगा कि वो क्या चाहता है। तन्वी की उंगलियां डायरी के पन्नों को कुरेदने लगीं। यही वो तरीका था, एक आमंत्रण, एक जाल। मैं डरता हूं, पर मैं जानना चाहता हूं, क्या वो सिर्फ मेरा दिमाग है या कोई और है? मैंने फैसला कर लिया है, कल रात मैं देखूंगा, मैं सीधे उसकी आंखों में देखूंगा और पूछूंगा, तू क्या चाहता है? अगली प्रविष्टि के लिए पन्ने खाली थे, कई पन्ने फाड़े हुए थे। फिर किताब के आखिरी हिस्से में एक पन्ना मिला। यहां लिखावट बदली हुई थी। ये और ज्यादा दबाव के साथ लिखी गई थी, पर शब्द टेढ़े मेढ़े और लड़खड़ाते हुए थे, जैसे हाथ बेकाबू हो। उसने झूठ बोला, वो बात नहीं करना चाहता, वो अंदर आना चाहता है। एक और पन्ना, इस पर सिर्फ एक वाक्य बार बार पूरे पन्ने पर लिखा हुआ था, जैसे कोई पागल व्यक्ति लिख रहा हो। वो मेरे अंदर घुस रहा है, वो मेरे अंदर घुस रहा है, वो मेरे अंदर घुस रहा है। और फिर आखिरी पन्ना। यहां लिखावट फिर से बदली हुई थी। ये साफ, नियमित और बिल्कुल बेजान थी, एक रोबोट की तरह। और इस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बीचों बीच, मैंने देख लिया, अब वो मेरे अंदर है। और उसके नीचे एक और लाइन, और भी हल्के से, जैसे कलम में स्याही खत्म हो रही हो, अब मेरी बारी है, किसी और को ढूंढना है। डायरी तन्वी के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। वो खुद हिल नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। सिर्फ दिमाग में एक भयानक, चक्करदार सच्चाई घूम रही थी। विनय मरा नहीं था। कम से कम वो जिस तरह से मरना चाहिए था वैसे नहीं मरा था। उसने तरीका आजमाया था। उसने शीशे में उस आकृति की आंखों में देखा था, और उस पल वो आकृति उसमें शिफ्ट हो गई थी, विनय के अंदर। उसने उस पर कब्जा कर लिया था। विनय का शरीर, उसकी आवाज, सब कुछ उस चीज का हो गया था। और फिर विनय का शरीर मर गया तो वो चीज वापस शीशे में चली गई, इंतजार करने लगी अगले के लिए। और अब वो तन्वी को ढूंढ रही थी। वो सब समझ में आ गया। नियम क्यों था, फुसफुसाहट क्यों थी, नकल क्यों हो रही थी। ये सब एक आमंत्रण था, एक प्रलोभन। वो चीज उसे आकर्षित कर रही थी, उसके डर और जिज्ञासा से खेल रही थी, ताकि वो भी वही गलती करे जो विनय ने की थी, शीशे में सीधे देखने की। माया तो बस एक रास्ता थी, उसे भ्रमित करने, कमजोर करने का जरिया। असली निशाना तन्वी थी, क्योंकि तन्वी ने पहले ही शीशे में उसे देख लिया था। वो उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी। उसने डायरी उठाई और पलटकर उस आखिरी पन्ने को देखा। अब मेरी बारी है, किसी और को ढूंढना है। ये विनय नहीं लिख रहा था, ये वो लिख रहा था, विनय के अंदर से। तन्वी धीरे धीरे उठी। उसके पैरों में जान आई, पर वो एक भिन्न तरह की जान थी, एक ठंडी, निश्चयात्मक शक्ति। डर गया नहीं था, वो अब एक गहरी, शांत समझ में बदल चुका था। भागने का वक्त गुजर चुका था। ये चीज उनका पीछा करती या फिर माया को निशाना बनाती। पंडित जी ने कहा था, ये किसी को ढूंढ रहा है, एक होस्ट, एक नया घर। वो नीचे उतरी। उसकी नजर सीधे बाथरूम के बंद दरवाजे पर पड़ी। अब वो दरवाजा एक पोर्टल जैसा लग रहा था, एक जाल का मोह। वो रसोई में गई और एक बड़ी चादर निकाली। फिर हैमर और कीले लेकर वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची। उसने चादर को दरवाजे पर टांगा और कीलों से जड़ जड़कर उसे ठीक से बंद कर दिया, ताकि शीशे की खिड़की का 1 इंच भी दिखाई न दे। हर कील पर वार करते हुए उसका दिमाग साफ हो रहा था। वो भागने वाली नहीं थी, पर वो आसान शिकार भी नहीं बनने वाली थी। उसने मोबाइल उठाया और ओबेरॉय का नंबर मिलाया। फोन कट गया। उसने फिर मिलाया। इस बार वो जुड़ गया। हेलो? ओबेरॉय की आवाज में घबराहट थी। श्री ओबेरॉय, मुझे पता चल गया है विनय के बारे में, डायरी के बारे में। सन्नाटा। फिर एक गहरी सांस। मैडम, कृपया, मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, आपको पता था कि ये घर क्या है, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया। मेरी और मेरी बच्ची की जान खतरे में है।
मैंने आपको चेतावनी दी थी, नियम बताया था। ये नियम नहीं है, तन्वी ने दृढ़ता से कहा। ये एक चुनौती है और मैं इसे स्वीकार कर रही हूँ, पर मेरी शर्तों पर। आप कल सुबह यहाँ आइए और विनय की डायरी लेकर आइए, अगर आपके पास कोई और हिस्सा हो। नहीं तो मैं पुलिस और मीडिया को सब कुछ बता दूंगी, इस घर का और आपका सच। उसने फोन काट दिया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया। अब वो अकेली थी। रात आने वाली थी और उसे पता था कि आज रात 11:30 पर वो आकृति और ज्यादा नाराज होगी और ज्यादा ताकतवर, क्योंकि तन्वी ने न सिर्फ उसका रास्ता रोक दिया था बल्कि उसके राज से पर्दा भी उठा दिया था। वो रसोई में गई और एक छोटी तेज धार वाली छुरी निकाली। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। ये हैमर से ज्यादा खुद को बचाने का एक भरोसा था, शायद बेकार, पर फिर भी। वो लिविंग रूम में जाकर बैठ गई, डायरी अपनी गोद में रखे हुए। उसकी नजर घड़ी पर थी। उसे लग रहा था जैसे पूरा घर सांस रोके बैठा है। हवा में वही जानी पहचानी ठंडक खुलने लगी थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, पर इस बार ये साफ थी और गुस्से में थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना फिर से पढ़ा। अब मेरी बारी है, किसी और को ढूंढना है। तन्वी ने धीरे से कहा, हवा में, तुम मुझे नहीं पाओगे। जैसे जवाब में ऊपर की मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो, और फिर एक खिंचाव भरी दर्दनाक आवाज आई जो विनय के नाम की तरह लगी, या शायद उस चीज की आवाज जो विनय का नाम इस्तेमाल कर रही थी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और तन्वी जानती थी कि कल रात उसे खत्म करना होगा, एक तरह से या दूसरी तरह से। तन्वी ने सब कुछ तैयार कर लिया था। वो ओबेरॉय का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने माया को पड़ोस के पंडित जी के घर भेज दिया था, एक झूठ बोलकर कि वो रात भर बाहर रहेगी। पंडित जी ने माया को देखकर कुछ पूछना चाहा, पर तन्वी के चेहरे की दृढ़ता देखकर चुप रह गए। अब वो अकेली थी, उस भयानक शांति के साथ जो लड़ाई से पहले आती है। उसने बाथरूम के दरवाजे से चादर हटा दी थी। शीशा फिर से दिख रहा था। उस पर पड़ी धूल की परत के नीचे से उसका अपना धुंधला प्रतिबिंब झलक रहा था। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, आमंत्रण दे दिया था। उसकी जेब में वो छुरी थी और उसके मन में एक योजना, एक भयानक आत्मघाती योजना। वो शीशे में उसकी आंखों में नहीं देखेगी, वो शीशा तोड़ देगी। विनय की डायरी में लिखा था कि वो आकृति शीशे में रहती है, तो शायद शीशा तोड़ने से वो नष्ट हो जाएगी या कम से कम कमजोर पड़ जाएगी। ये एक जुआ था, पर अब और कोई चारा नहीं था। रात 9 बजे से ही घर गर्जना शुरू कर चुका था। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांसें भाप बनकर निकल रही थीं। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी, गुस्से, निराशा और एक लालची भूख से भरी हुई। दीवारों के भीतर से खरोचने की आवाजें आ रही थीं। ऊपर की मंजिल पर दौड़ने भागने की आवाज, जैसे कोई उत्तेजित जानवर बंद हो। तन्वी बाथरूम के सामने वाली दीवार के सहारे बैठी रही। उसने हैमर अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो अपने डर को जांच रही थी, उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हर भयानक आवाज उसे याद दिलाती कि वो क्यों यहां बैठी है, माया के लिए। 11 बजे ठंड ने उसके जोड़ों में जकड़न पैदा कर दी। फुसफुसाहट उसके कानों के पास आ गई, उसके बालों को हिलाती हुई। आ जा अंदर। शब्द साफ थे, एक खिंचाव भरी भद्दी आवाज में। उसने आंखें बंद कर लीं। माया सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। 11:25। हवा में एक दबाव बनने लगा, जैसे कोई बड़ी चीज नजदीक आ रही हो। बाथरूम के शीशे से एक हल्की सी चमक आने लगी, एक बैंगनी काली रोशनी जो किसी स्वाभाविक स्रोत से नहीं आ रही थी। तन्वी उठ खड़ी हुई। उसके पैर शीशे के जैसे भारी थे, पर वो हिली। वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंची और अंदर झांका। शीशा अब सिर्फ एक काले आयत की तरह नहीं था, उसमें गहराई थी, एक अनंत स्याह सुरंग जैसा। और उस सुरंग के भीतरी छोर पर 2 काले धब्बे, आंखें और बड़ी हो रही थीं, करीब आ रही थीं। वो आकृति शीशे के भीतर से बाहर की ओर बढ़ रही थी। तन्वी ने हैमर की मूठ को और जोर से पकड़ा। यही वक्त था जब वो पूरी तरह बाहर आने की कोशिश करे, तभी शीशा तोड़ना होगा। 11:30। शीशे की सतह पर एक लहर दौड़ गई, जैसे पानी पर पत्थर फेंका गया हो, और फिर धीरे धीरे वो आकृति शीशे की सतह के ठीक नीचे से उभरने लगी, जैसे कोई पानी के नीचे से ऊपर आ रहा हो। लंबा, अंधेरा, टेढ़ा। उसके काले धब्बे वाली आंखें अब सीधे तन्वी को देख रही थीं,
और उस बेआकार मुंह से एक आवाज निकली जो दर्द और खुशी के बीच झूल रही थी। तन्वी। अंततः उसने हैमर उठाया, पर तभी उसके पीछे हॉल में एक और आवाज आई। मम्मा। माया की आवाज। तन्वी का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। वो पलटी। हॉल के अंधेरे में माया अपने खरगोश को लिए खड़ी थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। पंडित जी उसके पीछे खड़े थे, चेहरा फीका पड़ा हुआ। मैं डर गई थी, मैं तुम्हारे पास आ गई, माया ने रोते हुए कहा। पंडित जी ने हाथ फैलाया। वो भाग कर आ गई, मैं रोक नहीं सका। ये सब 1 सेकंड में हुआ, पर 1 सेकंड बहुत था। तन्वी की नज़र माया पर थी, शीशे पर नहीं, और उस पल उस आकृति ने अपना मौका देख लिया। शीशे से एक काली धुआंनुमा चीज निकली बाहर, एक हाथ जैसी, पर बहुत लंबी, बहुत पतली। उसने तन्वी के कंधे पर अपना एक कोल्ड नम स्पर्श किया। तन्वी चीखी, वो मुड़ी। उस काले हाथ ने उसे जकड़ लिया था। एक बिजली जैसी ठंड उसकी नसों में दौड़ गई, उसे जगह पर जमा दिया। उसकी नज़र सीधे शीशे में पड़ी, उन 2 काले खाली गड्ढों में जो अब सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थे। देखो, आकृति ने फुसफुसाया, और उसकी आवाज अब दर्द नहीं, मधुर थी, एक खतरनाक भ्रामक मधुरता। तन्वी ने संघर्ष किया। उसने हैमर उठाने की कोशिश की, पर उसका हाथ मृत हो चुका था। उसकी आंखें बंद करने की इच्छा हुई, पर उसकी पलकें जड़ हो गई थीं। वो देख रही थी, उन गहरी अनंत काली आंखों में, जैसे विनय ने देखा था। उसके भीतर कुछ टूटा, एक चीख उसके मन के भीतर फंसी रह गई। उसे लगा जैसे कोई बर्फीला पानी उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग में घुस रहा है, उसकी यादों को, उसकी भावनाओं को, उसकी पहचान को धो रहा है, बहा रहा है। वो अपने शरीर के भीतर धंसती चली गई, एक गहरे काले कुएं में, जहां से वो सब कुछ देख सकती थी, पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाहर माया चीख रही थी। पंडित जी उसे पकड़कर बाहर खींच रहे थे, पर तन्वी को अब उनकी आवाजें दूर पानी के भीतर से आ रही थीं। शीशे में उसकी अपनी परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। एक अजीब टूटी हुई मुस्कान उसके होठों पर खिली। वो मुस्कान तन्वी की नहीं थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। ओबेरॉय और पंडित जी 2 पुलिस वालों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उन्हें डर था कि कुछ भयानक हुआ होगा। तन्वी लिविंग रूम की कुर्सी पर बैठी थी, एक कप चाय पी रही थी। वो पूरी तरह सामान्य लग रही थी, थोड़ी थकी हुई, शांत। मैडम, आप ठीक हैं? ओबेरॉय ने हाँफते हुए पूछा। तन्वी ने सिर उठाया और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट उदासीन थी, पर सहज थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ, मैं सो गई थी। शायद माया और पंडित जी को कुछ भ्रम हुआ होगा। पुलिस वालों ने आसपास देखा, कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं, बस एक सामान्य, थोड़ा उदास घर। माया को वापस लाया गया। वो तन्वी से चिपक गई, पर चुप रही। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक डर था जो वो शब्द नहीं दे पा रही थी। तन्वी ने उसे गोद में उठा लिया। चलो बेटा, ये घर हमें रास नहीं आया, हम कहीं और चलते हैं। उसने ओबेरॉय से कहा कि वो तुरंत घर खाली कर देगी। ओबेरॉय ने राहत की सांस ली और किराया वापस करने की पेशकश की। 1 हफ्ते के भीतर तन्वी ने शहर के दूसरे छोर पर एक छोटा सा रोशनी से भरा फ्लैट किराए पर ले लिया। नया घर, नई शुरुआत। सब कुछ सामान्य हो गया। तन्वी ने एक नई नौकरी ढूंढी, माया नए स्कूल में दाखिला लिया। तन्वी माया के साथ पहले से ज्यादा प्यार से पेश आती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। पर कभी कभी माया को लगता उसकी माँ की मुस्कुराहट में एक खालीपन है, उसकी आंखों की चमक कहीं गुम सी है। एक रात देर से माया ने प्यास लगने पर आंख खोली। उसने देखा बाथरूम का दरवाजा खुला है और अंदर रोशनी जल रही है। वो उठी और चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर तन्वी शीशे के सामने खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, हाथों को सीधा लटकाए हुए, निढाल। उसका चेहरा शीशे में दिख रहा था, भाव शून्य, आंखें थोड़ी फैली हुई, खाली। पर शीशे में उसकी परछाई, वो भिन्न थी। शीशे वाली तन्वी की आंखें संकरी थीं और उसके होठों के कोने बहुत धीरे से ऊपर उठ रहे थे। एक भयानक गुप्त मुस्कान जो असली तन्वी के चेहरे पर कभी नहीं आई थी। और फिर शीशे में छवि ने अपना हाथ उठाया और अपने बालों को एक लय में सहलाने लगी, जबकि असली तन्वी वहीं स्थिर खड़ी रही। माया की सांस रुक गई। उसने एक आवाज सुनी, बहुत धीमी, बहुत खुश्क। शीशे में छवि के होठ हिले। अब हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। ये आवाज तन्वी की थी,
पर उसमें वही खिंचाव, वही बेसुरापन था जो पुराने घर की फुसफुसाहट में था। असली तन्वी की आंख से एक आंसू गिरा, जो उसके भावहीन चेहरे पर एक चमकदार लकीर छोड़ गया। ये एकमात्र संकेत था कि वो अंदर कहीं थी, देख रही थी, सुन रही थी, पर कैद थी। अपने ही शरीर के भीतर एक छोटी सिमटी हुई चेतना जो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय देखने के। शीशे वाली छवि ने आंसू की लकीर को देखा और मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई, एक विजयी, संतुष्ट मुस्कुराहट। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और शीशे के कोने से सीधे दरवाजे पर छुपी माया की तरफ देखा। उसकी आंखें, वे दो काले खाली धब्बे, माया से जा मिली। शीशे में होंठ फिर हिले। कोई आवाज नहीं आई, पर शब्द साफ थे, हवा में उकेरे गए थे। तुम्हारी बारी अभी नहीं है, पर तुम भी एक दिन। माया पीछे हट गई। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और चादर के नीचे छिप गई, कांपते हुए, अपने खरगोश को दबोचे हुए। थोड़ी देर बाद वो कदमों की आवाज सुनाई दी। तन्वी का शरीर अब फिर से सामान्य चाल से उसके कमरे में आया। वो बिस्तर पर बैठ गई और माया के सिर पर हाथ फेरने लगी। वो स्पर्श ठंडा था। सो जाओ बेटा, तन्वी की आवाज आई, पूरी तरह से सामान्य, प्यार भरी। सब ठीक है। पर माया जानती थी कि ये आवाज उसकी माँ की नहीं थी। उसकी माँ अब सिर्फ उन आंखों के पीछे कहीं थी, उस आंसू की लकीर में कैद, शीशे में फंसी उस भयानक मुस्कान को देखते हुए जो अब हमेशा के लिए उसका चेहरा बन चुकी थी। और वो जानती थी, जो चीज़ पहले विनय में थी, फिर शीशे में थी, अब उसकी मम्मी में थी, और वो कभी नहीं जाएगी। अब वे कभी अकेले नहीं रहेंगे। और इस तरह वो सिलसिला जारी रहा, एक से दूसरे शरीर में, एक से दूसरे घर में। शीशे में रहने वाली वो चीज जो शायद शुरुआत से ही थी, अब एक नया घर बसा चुकी थी, तन्वी के भीतर। बाहरी दुनिया के लिए तन्वी सिर्फ एक मजबूत औरत थी, जिसने एक बुरे दौर से गुजरकर अपनी जिंदगी दोबारा संभाली थी। माया के लिए हर दिन एक चुप्पी की लड़ाई थी। वो अपनी माँ की आंखों में उस खालीपन को देखती, उस सही पर बेजान मुस्कुराहट को देखती और जानती थी कि असली मम्मी वहाँ कहीं अंदर फंसी हुई हैं। कभी कभी रात में वो तन्वी के कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी हो जाती और अंदर से आती हुई फुसफुसाहट सुनती। एक ही आवाज के दो स्वर, एक तन्वी का डरी हुई असहाय, दूसरा उस चीज का खुश और संतुष्ट, आपस में बात करते हुए, या शायद सिर्फ एक दूसरे को सुनते हुए। पुराने बंगले में नए किराएदार आए। ओबेरॉय ने फिर से वही नियम बताया। नई औरत ने पूछा, क्यों? ओबेरॉय ने सिर हिलाया, बस पुराने घर हैं, कभी कभी शीशे हमारा भ्रम बढ़ा देते हैं। और रात 11:30 पर वो फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, एक नई आवाज के लिए इंतजार करते हुए, एक नए शरीर के लिए तरसते हुए। क्योंकि जो शीशे में रहता है उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ अकेलापन महसूस नहीं करता, वो औरों को अपने जैसा अकेला बनाना चाहता है, एक अनंत भयानक साथीपन। और माया, वो बड़ी हो रही है, वो हमेशा शीशों से दूर रहती है। रात 11 बजते ही वो अपना मुंह दीवार की तरफ करके सो जाती है। वो जानती है कि उसकी बारी अभी नहीं आई है, पर वो ये भी जानती है कि जो चीज़ उसकी माँ में है वो उसे देख रही है, इंतज़ार कर रही है। क्योंकि अकेलापन वो एक बीमारी की तरह फैलता है और इसकी जड़ें अब उसके अपने खून में हैं। एक डर जो शीशे में नहीं बल्कि उसके पार देखता है और हमेशा एक नई जोड़ी आंखों की तलाश में रहता है।